नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर बिलियन इंग्लिश में सॉल्यूशन, उसमें टॉपिक हेनरी नियम, हेनरी लॉ, उस पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं। तो आइए उसको बिना समय गंवाए समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2.6 है। तो देखिए, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर विलेयता सॉल्युबिलिटी 0.195 स्मॉल m का मतलब होता है मोललता, मोलैलिटी हो, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है साथियों? हेनरी स्थिरांक। तो ये हेनरी नियम पर आधारित सवाल है। तो आइए समझते हैं इसको। लिखा हुआ है H2S गैस की जल में STP पर विलेयता, H2S की विलेयता सॉल्युबिलिटी आपको दी गई 0.195 स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी, मोललता। और मोललता बराबर होता है साथियों, मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक मतलब जल, 0.195 स्मॉल m का अर्थ है 1 किलोग्राम, आप इसको कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में H2S के मोल 0.195 है। क्योंकि मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक मतलब जल हो गया, इधर हमने लिख भी दिया, जल में पदार्थ के मोलों की संख्या, ये हो गई। STP पर ये जो P होता है प्रेशर, ये होता है एक वायुमंडल या 0.987 बार, ये STP पर दाब होता है, प्रेशर कितना होता है, एक वायुमंडल या 0.987 बार होता है। ठीक है, अच्छा, हमने हेनरी नियम लगाया। हेनरी नियम से क्या होता है, P बराबर KH इंटू एक्स। P हो गया प्रेशर, KH हो गया हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट, और X हो गया मोल प्रभाज्य। किसका मोल प्रभाज्य साथियों? H2S का। ठीक, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हेनरी स्थिरांक, मतलब KH निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर XH2S ये निकालते हैं, H2S का मोल प्रभाज्य। ठीक, H2S का मोल प्रभाज्य, तो हमने आपको बताया है कि जिसका भी मोल प्रभाज्य मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसके मोल ऊपर रख दीजिए और बटे दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। H2S के मोल कितने हैं? ये हैं 0.195 प्लस जल के मोल कितने हैं? जल के मोल, तो जल के मोल तो दिए गए नहीं है, दिए नहीं है, तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है W/m, मोल H2O के मोल, और H2O के मोल बराबर क्या होता है? W मतलब मात्रा बटे अणुभार। तो जल की मात्रा कितनी है? ये देखिए 1000 बटे जल का अणुभार कितना होता है? O का परमाणु भार कितना होता है? एटॉमिक वेट 16, और H2 का कितना हो गया? 2। O का 16 परमाणु भार, जिसको आप इंग्लिश में एटॉमिक वेट कहते हैं,
16 और 2 18, तो यहाँ 18 हो गया। ये आ गया 0.195 बटे 0.195 प्लस इसका भाग देंगे तो ये आएगा 55.56। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आ जाएगा 0.0035। ये आ गया किसका मूल प्रभाज? H2S का मूल प्रभाज। इतना समझ में आया साथियों? देखिए, जिसका मूल प्रभाज निकालना हो, किसका निकालना है? H2S का। उसी के मोल ऊपर रख दिए, H2S के मोल ऊपर रख दिए, बटे बटे में दोनों मोलों को जोड़ दिया, H2S के मोल और जल के मोल। मान रखा, H2O के मोल नहीं पता थे, तो मोल बराबर क्या होता है? W/M। तो W है 1000। क्यों? क्योंकि देखिए 1000 ग्राम क्या है? जल। और अणुभार H2O का कितना? 16 और 2 18, तो 18 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 55.56। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना आ गया 0.0035। ये आ गया। अब यहाँ पे P का मान रखा 0.987 P। ये KH इंटू X, H2S कितना? 0.0035। तो KH बराबर 0.987 अपॉन 0.0035। दशमलव से दशमलव हटा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 282 बार। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो देखिए, हेनरी का नियम लगाया, P STP पर या तो वायुमंडल का रखेंगे या बार का रखेंगे, तो हमने बार का रख दिया। बार में कितना होता है? 0.987। और ये हेनरी स्थिरांक गुणा मोल प्रभाज H2S का मोल प्रभाज रख दिया। मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सॉल्व किया तो आपका हेनरी स्थिरांक आ गया। एक और इस पर आधारित सवाल हम आपको समझा रहे हैं, आगे देखिए। देखिए साथियों, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। हेनरी स्थिरांक को बोलते हैं KH। तो KH का मान है 1.67 गुणा 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 ATM, ATM मतलब वायुमंडल, दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। आपको क्या निकालना है? मात्रा निकालना है। किसकी मात्रा निकालना है? CO2 की मात्रा निकालना है, मतलब W निकालिए CO2 की। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेनरी स्थिरांक का मान दिया है आपको KH, कितना दिया? 1.67 गुणा 10⁸ पास्कल। ये KH का मान दिया गया। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 वायुमंडल दाब पर बंद किया गया। देखिए, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर है 2.5 वायुमंडल। आप एक काम करिए, इस वायुमंडल को भी पास्कल में बदल लीजिए, तो एक जैसे मात्रक हो जाएंगे। तो इस वायुमंडल को भी अगर पास्कल में बदलेंगे तो 1 ATM बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। तो बदल लीजिए, तो 2.5 गुणा 1.01 गुणा 10⁵, ये आ गया पास्कल। ठीक है, इसको हल किया तो 25 से कम 25, 5 2, 25 से कम 25, 1 2 3, 1 2 3 गुणा 10⁵ पास्कल, ये P हो गया। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, अब आपको मोल प्रभाज हेनरी का नियम लगाया। हेनरी का नियम से P बराबर KH इंटू X, X हो गया मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? CO2 का, गैस का मोल प्रभाज, CO2 का मोल प्रभाज। तो X CO2 बराबर
P अपॉन KH, पक्षांतर कर दिया तो इसका मान निकाला, CO2 का मोल प्रभाज x CO2, तो ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो P अपॉन KH। P का मान कितना 2.525 गुणा 10 की पावर 5 अपॉन KH का मान 1.67 गुणा 10 की पावर 8, 1.67 गुणा 10 की पावर 8। तो ये आपका जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00152। ये जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये CO2 का मोल प्रभाज इतना आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको मात्रा निकालनी थी, ठीक है। तो आप जानते हैं x CO2 बराबर, CO2 का मोल प्रभाज बराबर CO2 के मोल, क्योंकि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखा जाता है, अपॉन CO2 के मोल प्लस जल के मोल। क्लियर, जल के मोल। अच्छा, अब देखिएगा इसमें x CO2 बराबर n CO2 अपॉन n H2O। ये जो है ये विलेय है और ये क्या है, विलायक। तो विलेय की बहुत कम मात्रा होगी और विलायक की ज्यादा मात्रा होगी। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो विलेय की मात्रा बहुत ही कम है, और बहुत ही कम है इसलिए इसको नगण्य मान के छोड़ दिया कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो ऐसा देख लीजिए, मान लीजिए ये 1000 है, माना इसके मूल 1000 है और ये अगर कहीं आता है 0.0015, तो जब आप जोड़ेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इनके मोलों की संख्या बहुत बहुत कम है, हम लिखे दे रहे हैं NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन NH2O। मतलब आप समझिएगा CO2 के मोलों की संख्या बहुत 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 कम है H2O के मोलों की तुलना में, इसलिए को नगण्य मानकर छोड़ने पर। अब आप कहेंगे ऊपर क्यों नहीं छोड़ा, तो भाई ऊपर नहीं छोड़ेंगे, नीचे इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसको इसमें जोड़ना है और इसका मान बहुत ही कम है, और जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको कैलकुलेशन सरल करने के लिए इसको हटा दिया, ये आ गया। अब NH2O मतलब H2O के मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, WH2O अपॉन MH2O मतलब W अपॉन M। H2O की मात्रा कितनी है, देखिए कहीं ना कहीं दी हुई होगी 500 ml, और आपको चाहिए मात्रा, आपको क्या चाहिए, मात्रा। तो हम इसको साइड में लगा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जल का आयतन बराबर 500 ml, जल का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन है 500 ml और जल का घनत्व आप सबको पता होगा 1 होता है। जल का घनत्व कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया 500 ग्राम। क्लियर हो गया। NH2O जल के मोल बराबर WH2O अणुभार H2O का, तो W कितना है 500 और H2O का अणुभार 16 और 2 18, ये आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, भाग दिया तो कितने बार जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
18 7 बचा, 7 बचा, 70 हो गया, 70 हो गया, 9 7 56, 9 8 72, 7 बार 56 दशमलव, तो 56 हो गया और 27 दशमलव। इसके बाद जब आप भाग देंगे इसका तो ये आ गया 27.78। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आया क्या है, ये आ गया NH2O बराबर 27.78। अब इसको हल करिए, तो हल किया XCO2, यहाँ से इसका मान NCO2 बराबर XCO2 इंटू NH2O। XCO2 निकाला था आपने 0.00152, H2O के मोल 27.78, दोनों का गुणा कराया तो ये आ जाएगा आपका 0.042। ये CO2 के मोल आ गए। क्या आ गए? CO2 के मोल। लेकिन आपको मोल थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए मात्रा, CO2 की मात्रा। तो यहां देखिए NCO2 बराबर WCO2 अपॉन MCO2, मतलब CO2 की मात्रा बटे CO2 का अणुभार। तो WCO2 बराबर NCO2 गुणा MCO2। NCO2 मतलब CO2 के मोल, CO2 के मोल 0.042, CO2 का अणुभार 44। कैसे? कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो 12 और 32 कितना हो गया? 44, तो 44 हो गया इसका अणुभार। जब आपने गुणा कराया तो ये CO2 का मान आ गया 1.848 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, KH का मान दिया गया था, P का मान था वायुमंडल में, इसको पास्कल में बदला तो इतने का गुणा करा दिया तो ये पास्कल में बदल गया। आपने हेनरी का नियम लगाया, जैसे ही आपने हेनरी का नियम लगाया तो CO2 का मोल प्रभाज निकल के आ गया। अच्छा, CO2 का मोल प्रभाज का सूत्र लगाया, CO2 का मोल प्रभाज बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर, बटे में दोनों मोलों को जोड़ देते हैं, लगा दिया। अब यहाँ पे CO2 के मोल मतलब विलय के मोल विलायक के मोलों की तुलना में बहुत 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 कम होंगे, तो जोड़ने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1000 और यहाँ है 0.0015 या 0.0001, जोड़ेंगे क्या फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसको हमने नगद मान के छोड़ दिया, तो इसको छोड़ दिया तो ये और ये बचा है, तो देखिए ये लिखा हुआ है। अब आपको H2O के मोल निकालना है, तो जल का आयतन देखिए, जल का आयतन 500 मिलीलीटर दिया गया है, सोडा जल। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो आयतन तो पता है और घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का गुणा करा दिया तो ये 500 ग्राम बदल गया। अब H2O के मोल, मोल बराबर क्या होता है? W/M, तो W/M, W मात्रा 500 है और अणुभार H2O का कितना है? 18 होता है। इसको सॉल्व किया तो H2O के मोल आ गए। अब जब आपको H2O के मोल आ गए तो यहाँ रख दीजिए, तो CO2 के मोल बराबर इन दोनों का कैंची गुणा हो जाएगा, इन दोनों का कैंची गुणा कर दिया, तो सॉल्व किया तो CO2 के मोल इतने आ गए। अब मोल नहीं चाहिए थे, आपको CO2 की मात्रा चाहिए, तो मोल बराबर क्या होता है? W/M, W/M मात्रा बटे अणुभार, तो CO2 की मात्रा निकालना है तो इन दोनों का गुणा करा दिया। CO2 के मोल आप पहले निकाल चुके हैं और CO2 का अणुभार 44 होता है, दोनों को गुणा किया तो 1.848 ग्राम आपका उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हेनरी नियम पर आधारित NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 2.6 और क्वेश्चन नंबर 2.7 आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो धन्यवाद।